तो ये जो कहानी है कुएं का जिन, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी और अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट पार्ट का देखना जरूरी है। अब पब्लिक की डिमांड पर और वक्त की जरूरत के हिसाब से पेश है कुएं का जिन पार्ट 2, जिसमें कि अब तक आपने सुना कि अमित ने गांव के उस हॉन्टेड कुएं और उसके पास बनी दीवार की सच्ची कहानी सुनाई थी। अब सुनते हैं इसके आगे की कहानी। हम तीनों छत पर ही थे और अमित की उस स्टोरी को सुनने के बाद मैं और सूरज थोड़ा डर गए थे। मुझे तो उस कहानी पर यकीन आ गया था, पर सूरज ने मुस्कुराते हुए अमित से कहा, अगर हम रात को एक बार उस कुएं को देखकर आएं तो कैसा रहेगा? क्या पता हमें भी वो जिन मिल जाए। तो अमित ने कहा कि भाई शायद तुम इस बात को झूठ समझ रहे हो, पर एक खास बात ये भी है कि जब अमावस की रात होती है तो उस कुएं में से रोशनी निकलती हुई देखी गई है और कई लोगों ने तो कुछ खतरनाक आवाजें भी सुनी है। तो सूरज बोला, तो दोस्तों अमावस वाली रात का प्लान बनाते हैं वहां जाने का। इस पर अमित ने फिर बोला, वहां रात में जाना ठीक नहीं होगा, पर मैं तुम्हें वो रोशनी रात को छत पर से जरूर दिखा सकता हूँ। ये सुनकर सूरज बहुत एक्साइटेड हो गया और बोला, क्या सच में अमित? तो ये अमावस की रात अब कब आएगी और क्या हम उस रात उस कुएं को वहां मैदान की तरफ छुपकर देख सकते हैं? इन सब सवालों को सुनकर अमित बोला, रिलैक्स सूरज, मेरे ख्याल से तो अमावस की रात 2 दिन बाद ही होगी। चलो देखते हैं क्या रहेगा। फिर अगले दिन शादी अटेंड करने के बाद हम तीनों ने वहीं ये डिसाइड कर लिया था कि अब परसों रात को हम तीनों रात को एक साथ स्टे करेंगे और सिर्फ छत पर से ही उस कुएं पर नजर रखेंगे। जबकि मैं इस सब के लिए कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, पर सूरज का एंथुजियाज्म देखकर मैं भी तैयार हो गया था। अब वो दिन भी आ गया और सूरज का तो जैसे सुबह से टाइम ही नहीं कट रहा था। उसको ये लग रहा था कि जल्दी से बस रात हो जाए। अमित, सूरज और मैं, हम तीनों भाई सुबह से ही एक साथ थे। छोटे चाचा की एयरगन हाथ लग गई थी, तो बस वहीं छत पर ही एक डिब्बे पर निशाना लगाकर खेल रहे थे। इसी तरह दिन भर यही खेल चलता रहा और जब शाम को अंधेरा हुआ तो हम तीनों चुपचाप ऊपर वाली छत पर जाकर बैठ गए। सही में वो एक अमावस की रात थी। अब हम यही वेट कर रहे थे कि कब हमको दूर उस कुएं में से रोशनी निकलती हुई दिखे। हम बार बार उस कुएं की तरफ देखे जा रहे थे, पर वक्त गुजरता जा रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने यही सोचा शायद अमित हमसे मजाक कर रहा होगा। अब जब रात के 12 बज गए तो मैं तो वहीं छत पर ही लेट गया और थोड़ी ही देर में अमित भी वहीं लेट गया था। अब मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मेरी आंख घबरा के जब खुली तो सूरज मुझे झंझोड़ कर उठा रहा था। मुझे अंदाजन 5 से 7 सेकंड्स लगे होंगे ये समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। वो बोला, भाई उठो, देखो उस कुएं से लाइट निकल रही है। अब मैं और अमित दोनों ही जाग चुके थे और जब हमने खड़े होकर देखा तो सच में उस कुएं के ऊपर कुछ रोशनी नजर तो आ रही थी, पर दूर होने की वजह से कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। मैं ये सोचने लगा कि कहीं किसी ने कुएं के पीछे आग तो नहीं लगा दी है और उसी वजह से ये रोशनी दिख रही हो। बस इतना ही समझ पाया था कि तभी सूरज बोला कि चलो चुपचाप इस कुएं की तरफ चलते हैं, आज देख कर आते हैं उस जिन को। ये सुनकर मैंने और अमित ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अमित ने कहा कि भाई इस वक्त 1:20 हो रहे हैं। रात के इस वक्त अंधेरे में उस जगह जाना बिल्कुल सही नहीं होगा। पर इस पर सूरज हम दोनों से जिद करने लगा और उसने पहले से ही जेब में एक टॉर्च रखी हुई थी। काफी देर बहस होने के बाद सूरज ने कहा कि ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो। ये सुनकर अमित ने एकदम से बोला, डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं हैं, चलो चलते हैं। अब सीन ये था कि हम तीनों रात के 1:30 बजे चुपचाप घर से बाहर निकल आए थे। चलते चलते मैंने सूरज से कहा कि सब लोग एक साथ रहना और कोई खतरनाक बात होती है तो सब एक साथ ही वापस भागेंगे। गांव की गलियों से निकलकर अब हम उस मैदान की तरफ चले जा रहे थे जहां वो कुआं और दीवार हमारा इंतजार कर रहे थे। अब जैसे जैसे हम कुएं के पास पहुंचते जा रहे थे वैसे वैसे ही कुछ आवाजें आनी शुरू हो गई थी, जैसे कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हों, पर देखने पर वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही अब वो हल्की रोशनी नजर आ रही थी।
जिसे हमने छत पर से देखा था। हम धीरे धीरे चलते हुए वहां तक पहुंच गए थे। कुएं के आसपास काफी झाड़ियां थीं। शायद अब वहां कोई नहीं आता, तो इसलिए वहां की ज्यादातर जमीन पर घास फूस और झाड़ियां उगी हुई थी। काफी आगे पहुंचकर अब वो कुआं हमारे सामने था। सही बताऊं तो डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, पर हम तीनों ही एक दूसरे के सहारे अपनी हिम्मत बढ़ा रहे थे। अमित ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये वही दीवार है जो बाद में सैयद बाबा के कहने पर बनाई गई थी। इतने में हम दीवार की तरफ देख रहे थे कि तभी बहुत ही हल्की सी हंसने की आवाज आई, जैसे कि कोई हम पर हंसा हो। हम तीनों एकदम सहम गए, क्योंकि ये एहसास तो हो गया था कि ये आवाज कुएं में से आई है। अब उस वक्त उस हंसने की आवाज को अवॉइड करना इसलिए भी जरूरी था कि हम में से कोई डरे ना। एकदम घुप अंधेरे के साथ अजीब सा सन्नाटा था उस जगह पर। सिर्फ सूरज के टॉर्च का सहारा था, वरना हर तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था। उस आवाज को अवॉइड करने के लिए सूरज बोला कि भाई जरा सिगरेट विगरेट जलाओ, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि भाई एक ही जला ले, शेयर कर लेंगे। ये सब बात करते हुए सूरज ने सिगरेट जलाकर पीना शुरू ही की थी। तभी ऐसा लगा कि कोई बहुत भारी सी चीज कुएं के अंदर से कुएं के मुंह पर लगे उस जाल से टकराई है। वो धम की आवाज इतनी तेज थी कि हम तीनों वो सुनकर कांप गए। अब उस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए हम तीनों ही एकदम चुप थे। पर सूरज एक कदम आगे बढ़कर अपनी टॉर्च की लाइट कुएं के अंदर मारने लगा और कहने लगा कि कौन है कुएं के अंदर। हम दोनों पीछे खड़े थे। इससे पहले कि हम सूरज से कुछ कह पाते कि तभी सूरज के दूसरे हाथ में वो जलती हुई सिगरेट हाथ से छूटकर लोहे के जाल में से कुएं में गिर गई। सिगरेट के गिरते ही कुएं में से अचानक से ऐसी मिट्टी उछलकर आई कि वो सूरज के पूरे फेस और बॉडी पर चिपक गई। सूरज बुरी तरह खांसने लगा और पीछे हटते हटते जमीन पर गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुएं में से सूरज की सिगरेट के बदले ढेर सारी सफेद राख मिट्टी में मिलाकर सूरज पर मारी हो। जी हाँ, ध्यान से देखने पर ऐसा लगा कि सूरज के सारे कपड़ों पर राख लिपटी हुई है। इसके बाद हमने सूरज को उठाया और उसके कपड़े झाड़े। मुझे लगा कि अब इस अजीबोगरीब इंसिडेंट के बाद सूरज भी डर गया होगा, पर अब जो हुआ वो इस सबसे भी अजीब था। मैंने और अमित ने जब सूरज को उठाकर बिठाया तो वो नीचे फेस करके बैठा रहा और कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैंने उससे जोर से कहा कि उठ जा भाई, अब चलते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे ये कहने पर अमित ने भी उसको उठने को कहा और उसकी पीठ पर हाथ भी मारा। तकरीबन 1-2 मिनट बाद सूरज एकदम खड़ा हो गया। मैंने पूछा, तू ठीक है ना? चारों तरफ सन्नाटा था। डर के मारे मेरे और अमित के पसीने छूटे हुए थे। पर अब जब हमने सूरज का फेस देखा तो उसके फेस एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग थे। वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अब उसके चेहरे पे एक हल्की सी वियर्ड स्माइल थी। उसके बात करने के स्टाइल से और हाव भाव से ये लग रहा था कि ये कोई और पर्सनैलिटी है। उसके चलने का अंदाज एंड एवरीथिंग वाज डिफरेंट। मुझे ये तो लगा कि कुछ गड़बड़ है, पर इस डर के माहौल में ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे हम दोनों ही, मैं और अमित। तभी एक औरत के रोने की आवाज आनी शुरू हो गई और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो आवाज काफी गूंजती हुई आ रही थी, जैसे कि कुएं के अंदर से आ रही हो। वो आवाज काफी दर्दनाक थी और धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। बस ये आवाज सुनते ही अमित बोला, भाई अब भागो। मैंने भी बस पलटकर वापस दौड़ लगा दी। अब अगला सीन ये हुआ कि भागते भागते मैं और अमित साथ भाग रहे थे। तभी मैंने कहा कि सूरज कहाँ है? हम दोनों ने एक साथ पलटकर देखा तो सूरज दूर वहीं कुएं के पास लहराता हुआ हल्के हल्के चलता हुआ आ रहा था। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, सूरज वहां खतरा है, तेज भाग करा। लेकिन सूरज हल्के हल्के आराम से अंधेरे में चलता हुआ हम तक पहुंचा और वापस कुएं की तरफ इशारा करते हुए बोला, रोने दो इसे। ये कहता हुआ मुस्कुराता हुआ हम दोनों से आगे निकल गया। अब मैं और अमित एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और हम दोनों को अभी भी ये थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद सूरज हमें डराने के लिए एक्टिंग तो नहीं कर रहा। पर कुएं में से आवाजें, वो राख का उड़ना, वो धम सी आवाज, वो सब तो एक्टिंग नहीं हो सकती। खैर, हम तीनों अब किसी तरह घर पहुंच चुके थे। मैं और अमित तो चुपचाप हल्के हल्के ऊपर वाले रूम में जाने लगे जहां हमें सोना था।
पर सूरज पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था हमारे साथ। खैर किसी तरह हमने रूम में पहुंचकर पहले सूरज को उसके बेड पर लिटाया और उसके जूते भी हमने ही उतारे। बेड पर लेटकर भी वो बहुत देर तक छत की तरफ इधर उधर देखता रहा और पता नहीं किस लैंग्वेज में कुछ बोलता रहा। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद सो गया। मैंने अमित से हल्के से कहा कि भाई कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, शायद हम जब सुबह उठें तो सब ठीक हो जाए, वरना चाचा को सब बताना पड़ेगा। इस पर अमित बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि वहां जाना ठीक नहीं होगा, चलो देखते हैं सुबह क्या रहता है। इसके बाद मैंने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया ताकि रात में कहीं ये सूरज टहलता हुआ बाहर ना चला जाए। रात के 3 बज चुके थे और अब ये सब होने के बाद नींद नहीं आ रही थी। उस रात हमने कमरे की लाइट्स ऑफ भी नहीं करी। फिर पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह मेरी आंख जब खुली, जब कोई जोर जोर से हमारे रूम का दरवाजा नॉक कर रहा था। मैं एकदम से घबरा कर उठा और मेरी नज़र घड़ी की तरफ गई तो सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने जाकर जल्दी से दरवाज़ा खोला तो देखा कि चाचा खड़े हैं। वो कहने लगे कि 1 घंटा हो गया खटखटाते हुए। हम तो परेशान हो गए थे कि कोई खोल क्यों नहीं रहा है, और वैसे ही आज लॉक करके क्यों सो रहे थे, और सूरज उठा नहीं अभी तक। अब चाचा के इतने सारे सवालों का जवाब तो मैं नहीं दे सका। पर मैंने जैसे पलट के अंदर देखा तो अमित तो अपने बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर सो रहा था, पर सूरज का बेड खाली था। क्या? मैंने अपनी आंखें मसली और फिर देखा। अब मैं और चाचा सूरज के बेड के पास आकर खड़े हुए तो वहां खाली ब्लैंकेट पड़ा हुआ था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। पर इसके बाद जो सीन हमने देखा उसे देखकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। चाचा ने फिर पूछा, ये सूरज कहाँ गया? उनके ये कहते ही जैसे ही मैंने उसका ब्लैंकेट हटाया तो वहां सिर्फ सूरज के वही कपड़े पड़े हुए थे जो वो रात में पहने हुआ था। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके पैंट और शर्ट के बटन बंद थे और उनमें वो सफेद राख भरी हुई थी। और जब ध्यान से देखा तो कपड़ों के ऊपर एक बुझी हुई सिगरेट भी पड़ी थी, और वो सिगरेट का वही ब्रांड था जो सूरज पीता था। उसे देखकर मुझे रात को सिगरेट वाला सीन याद आ गया। ये सब देखकर तो मैं समझ गया था कि ये सब कल रात के इंसिडेंट से रिलेटेड है। पर चाचा ये सब देखकर जोर से डांटते हुए चिल्लाए, ये सब क्या है? क्या मजाक है ये? सूरज कहाँ है? इस सब शोर से अमित भी उठ चुका था। जब उसको सब दिखाया तो वो भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब मैंने रात की एक एक बात सब चाचा को बता दी थी। उन्होंने हमें बहुत डांटा और बहुत नाराज भी हुए, लेकिन सवाल ये भी उठता था कि रूम के अंदर से लॉक होने पर भी सूरज कैसे कहीं जा सकता है, जबकि सुबह भी रूम अंदर से ही लॉक था। टेंशन बढ़ती जा रही थी कि तभी अमित बोला, हमें वापस कुएं पर जाना पड़ेगा। मेरी बात मानिए, एक बार जाना पड़ेगा अगर सूरज को ढूंढना है तो। हम दोनों ने कहा चलो। चाचा ने कार निकाली और हम उस मैदान तक पहुंच गए। वहां से फिर पैदल कुएं तक गए। हमने वहां रुककर कहा कि रात को यहीं आए थे चाचा। अब इससे पहले चाचा कुछ बोलते कि तभी एक बहुत भारी फटी हुई सी आवाज बड़ी गूंजती हुई कुएं में से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ गा रहा है, पर वो लैंग्वेज कुछ और ही थी। वो आवाज सुनकर हम तीनों के कान खड़े हो गए और कुएं के करीब पहुंचकर जब हमने कुएं के अंदर झांका तो जो हमने देखा वो नाकाबिले यकीन था। इम्पॉसिबल। नीचे कुएं में कोई बैठा हुआ था जिसकी बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे। वो कुएं की अंदर की बाउंड्री से टिक कर नीचे मुंह करके कुछ गुनगुना रहा था और अपना सर हिला रहा था। मैं और अमित तो एकदम फ्रीज हो चुके थे, पर चाचा ने हिम्मत करके बोला, बेटा, सूरज बेटा। और चाचा के 4-5 बार सूरज का नाम पुकारने पर उसका गाना और सिर हिलाना दोनों बंद हो गया। इससे पहले कि चाचा फिर से पुकारते, उसने एक झटके से ऊपर देखा। वो सूरज ही था। उसके मुंह से थूक टपक रहा था और उसके पूरे फेस पर मिट्टी और राख लगी हुई थी। ऊपर से कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। हॉरिबल। लेकिन जैसे रूम का लॉक अंदर से बंद होने के बावजूद सूरज वहां से गायब हो गया था, ठीक वैसे ही कुएं के टॉप पर जो लोहे का जाल लगा हुआ था
उसका ताला भी अब तक वैसे ही लगा हुआ था और वो ताला इतना पुराना था कि उसकी हालत देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था। और उस मजबूत जाल को पार करके कुएं में उतरने का कोई और रास्ता भी नहीं था। क्वाइट स्ट्रेंज। ओके, तो पब्लिक, अब ये बताएं कि इस स्टोरी का सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा। आगे की स्टोरी थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करी जाएगी। तो आप लोग को क्या लगता है सूरज की जान अब कैसे बचाई जाएगी और ये सब हुआ क्या, कैसे हुआ, इस सब के पीछे क्या राज है? वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और जो फ्रेंड्स अपने इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए ही काम चला रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बिकॉज वीडियो के नोटिफिकेशंस सिर्फ सब्सक्राइबर्स तक ही पहुंचते हैं। इसके साथ ही आप इस चैनल को अपने छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन से सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर के साथ एक थैंक्स का बटन भी है जिससे आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स पर जाकर हमें वहां भी फॉलो कर लें। अपने रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज आप हमको factmatrix@yahoo.com पर भेज सकते हैं। और असली क्रीपी कंटेंट के लिए हमारा लाइव सेशन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट जरूर ज्वाइन करें, जहां आप हमसे लाइव कॉल पर बात भी कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। दिस इज फैक्ट मैट्रिक्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय।